बीजेपी के, कांग्रेस के, अन्य किसी भी पार्टी के बहकावे में नहीं आए। मुझे अपने दलित वर्गों के ऊपर पूरा नाज है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का देसी टीवी भारत में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। बसपा सुप्रीमो अक्सर अपने फैसले से लोगों को चौंकाती हैं और इसीलिए कहा जाता है कि बहन जी को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा फैसला लिया जिसके बाद बहन जी की जो मनुवादी नेता हैं, पार्टियां हैं, वो आलोचना कर रही हैं। और बसपा की जो तैयारी है 2024 को लेकर, वो दोस्तों ग्राउंड पर इस समय नजर आ रही है। आपने देखा कि आकाश आनंद 25 अगस्त को पटना गए, बड़ी रैली की, बिहार में भूचाल आ गया, नीतीश और लालू के कार्यकाल को कोसा, कहा कि 33 सालों तक इन्हीं पिछड़ों की सरकारें थी, लेकिन बहुजनों का उत्थान हुआ, दलितों का उत्थान हुआ, मुसलमानों का उत्थान हुआ नहीं हुआ। मंडल कमीशन लागू हुआ, फिर भी ओबीसी वर्ग के लोगों का उत्थान हुआ नहीं हुआ। और इसीलिए दोस्तों, इस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खास तौर से बैक फुट पर नजर आ रहे हैं। और ये वही नीतीश कुमार हैं दोस्तों, जिन्होंने इंडिया गठबंधन को एकजुट करने का काम किया। शुरू में पहली बैठक आपको याद दिला दूं, जब इंडिया गठबंधन नहीं बना था, जब इसे महागठबंधन कहा जा रहा था, तब नीतीश कुमार तमाम पार्टियों को इकट्ठा कर रहे थे और 23 जून को पहली बार बिहार की राजधानी पटना में महागठबंधन की बैठक हुई, जिसे आज इंडिया गठबंधन कहते हैं। और आज इंडिया गठबंधन में कुल 26 दल शामिल हो चुके हैं। मैंने कहा कि नीतीश कुमार इस समय बैकफुट पर हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुंबई में अब इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक होने जा रही है। मैं आपको यहां याद दिला दूं, पहली बैठक पटना में हुई थी, दूसरी बैठक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, और अब तीसरी बैठक महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में होने वाली है। और मैं यह भी कहता हूं बार बार कि इंडिया गठबंधन एक अधूरा गठबंधन है, जिसमें ना तो दलित नेताओं का प्रतिनिधित्व है, ना ही मुसलमान नेताओं का प्रतिनिधित्व है, और इसीलिए यह अभी भी अधूरा है। लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से अब कोशिश शुरू हो गई है, बहन जी को लाने की कोशिश शुरू हो गई है। एक बार फिर से उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। जरा वो बयान आपको मैं सुनाता हूं। इस बयान में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। नीतीश कुमार अपने बयान में कहते हैं, हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हम सबको एकजुट करना चाहते हैं। कोई क्या बोलता है उससे कोई मतलब नहीं। जाहिर है उस दिन कुछ और पार्टियां भी ज्वाइन कर रही हैं। सब मिलकर कौन कौन कहां कहां लड़ेगा, यह सब भी जल्दी तय कर लिया जाएगा, ऐसा हम चाह रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी कह रहे हैं, हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों, यह बयान इनका अधूरा है। जब इन्होंने तमाम पार्टियों को एकजुट किया था, तब इनके मन में प्रधानमंत्री बनने का लड्डू फूटा था। लेकिन जब से इंडिया गठबंधन नाम दिया गया है, तब से इनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं। तो दोस्तों, नीतीश कुमार अब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कहावत है ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब नीतीश कुमार के पास एक बड़ा मौका था, 23 जून को बहुत बड़ा मौका था, वो बहन जी को पटना बुला सकते थे, आशीर्वाद ले सकते थे, निमंत्रण दे सकते थे, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। और इसीलिए बहन जी ने और इसीलिए बीएसपी सुप्रीमो ने अब यह खुले तौर पर लिखित में ऐलान कर दिया है, प्रेस नोट भी जारी कर दी है। कहा है कि अब हम 2024 में अकेले चुनाव लड़ेंगे, ना तो एनडीए के साथ जाएंगे और ना ही इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे। और इसी बयान के बाद तमाम मनुवादी नेता, पार्टियां बौखलाए हुए हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि बहन जी ने इसलिए यह फैसला लिया है ताकि बीजेपी को जिताया जा सके। यह आपको हास्यास्पद नहीं लगता है? पहली बात, बीएसपी के अकेले चुनाव लड़ने से किसे फायदा होगा, यह तो बात की बात है। पहले आप यह जान लीजिए कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ क्यों रही है। तो जैसा कि हमने आपको पहला कारण बताया
कि जब इंडिया गठबंधन की पहली बैठक पटना में हुई तब उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया और इंडिया गठबंधन की यही सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अगर उस दिन ईगो छोड़कर नीतीश कुमार बुला लेते, अखिलेश यादव को नीतीश बुला सकते हैं, लेकिन एक बड़ी प्लेयर को वो भूल रहे हैं जिसके पास 25% वोट है, उसे इंडिया गठबंधन भूल रहा था। दूसरा कारण दोस्तों, दूसरा कारण जो मैं समझ पा रहा हूं, माननीय कांशीराम जी का एक कोट था। कांशीराम साहब बीजेपी कांग्रेस के लिए कहा करते थे कि एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है, यानी दोनों पार्टियां इनके लिए खतरनाक हैं। बहुजनों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए इन दोनों पार्टियों ने कुछ भी नहीं किया। और आपको अगर यकीन ना हो तो आप तमाम राज्य सरकारों को उठा के देख लीजिए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, क्या वहां पर दलितों पर अत्याचार कम हो गया है? इंद्र मेघवाल को कोई कैसे भूल सकता है, जहां पर पानी पीने के लिए एक जातिवादी टीचर उसे पीट पीट कर मार डालता है। मध्य प्रदेश में मनुवादी आदिवासी के चेहरे पर पेशाब कर देता है। दोनों ही सरकारों में दोस्तों, दोनों ही सरकारों में अत्याचार चरम पर है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने कभी संविधान पर विश्वास नहीं किया। इन दोनों ने कभी संविधान को सही तरीके से लागू करने की कोशिश ही नहीं की। और दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा कारण है बीएसपी के अकेले चुनाव लड़ने का। तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या है? एक कैडराइज वोट बैंक। बहन जी अक्सर कहती हैं कि दलित उनके साथ खड़ा है, दलित हमेशा मुश्किलों में उनके साथ खड़ा है, वो कभी कहीं नहीं जाता, वो उन्हें वोट देता है। ये बात और है कि ईवीएम का चक्कर भी आजकल है, क्योंकि ईवीएम से घोटाला होता है। बहन जी ये भी आरोप लगा चुकी हैं। और दोस्तों, अकेले चुनाव लड़ने का चौथा बड़ा कारण, बहन जी कहती हैं कि बीएसपी का जो वोट है, दलितों का जो वोट है, वो ट्रांसफर हो जाता है। मतलब अगर बीएसपी सपा के साथ चुनाव लड़ती है या कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव लड़ती है तो बीएसपी के जो वोटर हैं, जो दलित वोट बैंक है, वो ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन वहां से बीएसपी को कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, इन कारणों की वजह से बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है। और जो ये लगातार आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी को जिता देंगी, अरे क्या बहन जी के पास जादू की छड़ी है जो बीजेपी को जिता देंगी? बीजेपी को हरा सकती हैं लेकिन जिता नहीं सकती हैं। ये बात उन तमाम लोगों को नोट कर लेनी चाहिए जो बीएसपी सुप्रीमो का नाम लेकर राजनीति करते हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या अगर बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी तो बीजेपी को जिता देगी? कुछ और सवाल भी खड़े कर रहे हैं मनुवादी नेता, मनुवादी पार्टियां कुछ और सवाल खड़े कर रही हैं। कहती है कि बीएसपी सुप्रीमो ईडी सीबीआई से डरती है, बीएसपी सुप्रीमो बसपा बीजेपी की बी टीम है। यह बात तथ्यपरक नहीं है दोस्तों, अगर इस बयान को अगर आप परखेंगे तो यह बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ बेबुनियाद आरोप है। क्योंकि 2019 का लोकसभा चुनाव ही उठाकर देख लीजिए, एक एग्जाम्पल। 2019 में क्या हुआ था? समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हुआ था। बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें हासिल हुई थी और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें हासिल हुई थी। कहने का मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी अपना गढ़ नहीं बचा पाई थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अपना गढ़ बचा लिया था, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है। तो दोस्तों, ये कौन लोग हैं जो बीएसपी सुप्रीमो को, बसपा को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं? दरअसल ये वो लोग हैं जिनका वजूद खत्म होता जा रहा है, जिन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं है, इसीलिए वो ऊल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। तो दोस्तों, बसपा अगर अकेले चुनाव लड़ रही है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्हें बीएसपी या मायावती जी की चिंता नहीं है, इन्हें बीएसपी के वोट बैंक की चिंता है। ये चाहते हैं कि उनके साथ बीएसपी आ जाए और ये उनका वोट बैंक लूट लें। तो ये चिंता, असली दर्द इसके पीछे ये छुपा है। इनकी चिंता तब कहां चली जाती है जब कहते हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा, तब तो ये चुप हो जाते हैं। इनकी चिंता तब कहां चली जाती है जब मनुवादी
आदिवासियों पर पेशाब कर देता है, इंद्र मेघवाल को मटका छूने से मार दिया जाता है। दरअसल दोस्तों, संविधान देश में सही तरीके से लागू ही नहीं हुआ और इसीलिए चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों की विचारधारा एक ही है। तो दोस्तों, जो इंडिया गठबंधन बन रहा है, इंडिया गठबंधन अभी बिखरा हुआ है। ये लोग खुद आपस में बटे हुए हैं, ये लोग खुद आपस में ही बटे हुए हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और वो राजस्थान बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है। और दोस्तों, अलका लांबा का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया। अलका लांबा जो कांग्रेस की नेता हैं, उन्होंने केजरीवाल पर प्रहार किया, केजरीवाल को संघी बताया, कहा यह संघीवाल है और इंडिया में सबसे बड़ी दरार है, अंत समय में यह धोखा देके भाग जाएगा, अभी से आम आदमी पार्टी से किनारा करना होगा। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, खड़गे से अलका लांबा गुहार लगा रही हैं। तो अगर वाकई इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराना चाहता है सही मायने में, भाई कोई भी हराए, बीएसपी सुप्रीमो में अगर ताकत है हराने के लिए, तो क्यों नहीं आप उन्हें सौंप देते? क्यों नहीं आप ये कहते बहन जी आइए आप प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बनिए, हमें तो एनडीए को हराने से मतलब है। अगर बीएसपी के पास ताकत है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी, मजबूत पार्टी है, देश की सबसे बड़ी तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है, तो उसे इंडिया गठबंधन में शामिल क्यों नहीं किया गया? और अब रोना रो रहे हैं कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी, बीजेपी को फायदा हो जाएगा। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह है कि बीएसपी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। देखिए, जहां तक मुझे लगता है, भले ही इंडिया गठबंधन में नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए बीएसपी सुप्रीमो को कुछ सोचना चाहिए। जैसे वो आरएलडी के साथ या एआईएमआईएम के साथ ओवैसी साहब काफी आजकल हाथ पैर मार रहे हैं, बहन जी की तारीफ कर रहे हैं। तो ऐसे में इन छोटे छोटे दलों को शामिल करके एक मजबूत गठबंधन वो बना सकती हैं। तो दोस्तों, ऐलान हो चुका है, बड़ा ऐलान, कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन अभी इसमें अपडेट आएगा क्योंकि 4 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में इस समय बीएसपी चुनाव लड़ने में व्यस्त है। आकाश आनंद पैदल मार्च कर रहे हैं राजस्थान में इस समय, और मुझे ऐसा लगता है कि 4 राज्यों के नतीजे आने के बाद बीएसपी सुप्रीमो अपने फैसले में कुछ बदलाव कर सकती हैं। कई सारी पार्टियां उनके संपर्क में हैं, उनसे गठबंधन हो सकता है, तीसरे मोर्चे का स्वरूप भी बन रहा है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज मैं आपको और कहूंगा, सिर्फ बीएसपी की तैयारी से काम नहीं चलेगा, बहुजन को एकजुट होना पड़ेगा। अगर बहुजन एकजुट नहीं होगा तो पार्टियां धरी की धरी रह जाएंगी। अगर बहुजन एकजुट हो गया, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज एकजुट हो गया, तो देश को अंबेडकरवादी प्रधानमंत्री मिल सकता है। और जिस दिन देश को अंबेडकरवादी प्रधानमंत्री मिल गया, उसी दिन देश हमारा विश्वगुरु बन जाएगा, देश का कल्याण हो जाएगा, विकास की बयार बहेगी। तो बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है? क्या बीएसपी सुप्रीमो का यह फैसला सही है? क्या बीएसपी सुप्रीमो को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए? आप भी अपनी कीमती राय दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।